नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू कर रखी थी धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। पहला जो हम लोगों ने पढ़ रखा है वो है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, और आज जो हम डिलीवर करने जा रहे हैं ये वीडियो वो होगी सिख धर्म सुधार आंदोलन पे। सिख धर्म सुधार आंदोलन के साथ साथ एक छोटी सी कम्युनिटी है पारसी कम्युनिटीज़। इस देश में जनसंख्या के मामले में हो सकता है कम हो, लेकिन लिटरेसी रेट और उनकी बुद्धिमत्ता का लेवल बाकी कम्युनिटी से ज़्यादा हो सकता है डेफिनेटली। तो साथ ही साथ आज हम इसके साथ ही इसे भी ऐड कर लेंगे, पारसी धर्म सुधार को भी। ओके, लेकिन इससे फ्री होने के बाद जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इस कड़ी का, इस श्रृंखला का, मुझे लगता है दलित सुधार आंदोलन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि एक जन सामान्य के लिए भी यह चीज़ जान लेना आवश्यक है कि उसी समाज में रह रहा एक ऐसा तबका जो कि बाकी मुख्य धारा से कटा हुआ है, जिसके लिए गांधी और अंबेडकर ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या उनके लिए जितने गंभीर विमर्श हम कर रहे होते हैं, क्या उसका उतना एप्लीकेशन हमारे समाज पे है, या हमारा समाज उतना एप्लीकेशन या किस मामले में किस हद तक इसे एप्लीकेशन करता है अपने समाज में, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। लेकिन इसके बाद हम जब दलित सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे गांधी और अंबेडकर के तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक अध्ययन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। दोनों को एक पैरेलल रूप में देख लेंगे। तो सिख धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत होती है ना, अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस किया, सिख सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन, हिंदुज़म में ले लीजिए, पारसी ले लीजिए, ठीक है, जितने भी हैं ना ये एक जातिगत विशेषता को शो कर रहे हैं, एक जातिगत विशेषता को प्रदर्शित कर रहे हैं। मुस्लिम का है तो मुस्लिम सुधार आंदोलनों में जो इनके नेता रहे हैं वो मुस्लिम दायरे तक सिमट के रह गए। हिंदुइज्म में दयानंद सरस्वती और बाकी लोग भी अपने धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट दे देना एक अलग चीज़ है, सुधारात्मक कार्यवाही कितनी की जा रही है वो ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे ही पारसीज और सिखिज्म में भी आप देख रहे हैं। तो आप पा रहे हैं कि सिख, मुस्लिम, हिंदू, पारसी सुधार आंदोलन, मतलब ये है कि ये सेगमेंटेड रह गए हैं, ये कोलैबोरेटेड नहीं है, एक साथ नहीं है। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा था मैं कि जब भी कोई सुधार आंदोलन पढ़ेंगे ना तो आप इसमें पाएंगे कि जातिगत संवेदनाओं पे आधारित जो कर्म हैं, आपके कार्य हैं, वो ज़्यादा दिखेंगे। अपने जाति तक समस्या सॉल्व करने की बात हो रही है, न कि कलेक्टिव रूप से भारत सुधार आंदोलन की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि हम जिस सेगमेंट पे बटे हुए हैं हम उसकी चीज़ों को देख लें, भारत का कोई और देख लेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसे सेगमेंटेड लेके ना चलें, इसे पूरे भारत के रूप में लेके चलें। लेकिन यह पढ़ते समय यह ध्यान रखें कि जब हमें इसे सेगमेंट के रूप में आंसर करना है तो उसे कैसे आप बाइफरगेट कर सकें कि इन पूरे कलेक्टिव चीज़ में किन चीज़ों को बाइफरगेट करके हमें किन टॉपिक में लिख देना है या उसके बारे में जान लेना है। देखिए, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से यह जातिगत आधार पर बटे थे। ठीक है, जातिगत आधार पर बट तो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोग अपने ही धर्म में जो प्रॉब्लम्स आ रखी है या जो बुराइयां आ रखी हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। सिखिज्म के लिए अगर 1840 का एक दौर ले लें तो इस समय जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ उसका नाम था कूका आंदोलन। कूका आंदोलन दरअसल अपने भ्रष्ट महंतों को, जो गुरुद्वारे में भ्रष्ट महंत थे, उनको प्रभाव से मुक्त कराने का, यानी कि गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए किया गया। भ्रष्ट महंत होने का मतलब यह है कि जैसे किसी भी धार्मिक स्थल पे आप जाएंगे तो एक ऐसा व्यक्ति वहां जरूर मिलेगा जो कि आपको बीच का रास्ता बताता है कि मैं हूं एजेंट, ईश्वर तक आपको पहुंचना है या ईश्वर तक आपकी बात पहुंचानी है तो मुझसे मिलिए, मैं पहुंचा दूंगा। ये जो बीच के व्यक्ति हैं ना, इन्हें महंत कह लीजिए, मौलवी कह लीजिए, संत कह लीजिए, पोप कह लीजिए, या इनके अन्य नाम भी हो सकते हैं, या कभी कभी इनके नाम नहीं भी हो सकते।
1840 में कूका आंदोलन शुरू हुआ और कूका आंदोलन में इस चीज पर विशेष फोकस किया गया कि जो लोग भ्रष्ट महंत गुरुद्वारों पर अपना कब्जा जमाए हैं उनको बाहर निकालने की बात की जा रही थी। देखिए, सिखिज्म में मूल मुद्दा तो बस इतना सा था कि भ्रष्ट महंतों के प्रभाव से गुरुद्वारों को मुक्त करा देना। इसके लिए बहुत सारे प्रयास चले, लेकिन ये जो सिख है ना, सिख भी दो हैं। कैसे? एक होते हैं आपके जाट सिख, ठीक, दूसरे हैं आपके दलित। मैं दलित का नाम ले रहा था, इसका मतलब वही है कि दलित और भी जगहों पे हो सकते हैं। ओके, ये जो जाट सिख है ना, जाट सिख और जो दलित सिख, इन्हें बेसिकली हम कभी कभी बोल देते हैं मजहबी सिख। मजहबी सिख, देखिए, जो सिखिज्म में शुरुआती 10 गुरु रहे, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उन टीचिंग्स में आप ये पाएंगे कि कोई व्यक्ति जो कि सिखिज्म से जुड़ा हुआ हो, वह परमार्थ के कार्य से आवश्यक रूप से जुड़ा होगा। और कभी भी यह आपको नहीं देखने को मिलेगा कि कोई सिख व्यक्ति भीख मांगता हुआ नजर आ जाए या दूसरों पर आश्रित होके कोई काम करता नजर आए, बल्कि आप यह हमेशा देखेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सिखिज्म से जुड़ा हुआ है, वह परमार्थ के कार्य में बहुत जोर शोर से डूबा हुआ है। अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने जितनी उसकी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा होता है। मैं ये इसलिए बता रहा था कि जो गुरुज की टीचिंग्स हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण टीचिंग्स है वो यही हैं कि आप कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं होंगे, बल्कि आश्रित लोगों को आप पनाह देंगे अपने पास। ठीक है, अब ये जो जाट सिख है ना, इनके लिए एक नई कम्युनिटी जो बनी थी, इन लोगों ने एक जो सभा बनाई, उसका नाम था सिंह सभा। सिंह सभा फॉर्म हुई 1875 के दौर में, ठीक है, और इसी समय आपको याद होगा तो इसी के विपक्ष में खड़ी हो गई थी आपकी आर्य समाज और ब्रह्म समाज। देखिए, सिख धर्म सुधार आंदोलन का जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो सिर्फ इतना चाहते थे कि हमें हिंदुइज्म और इस्लामिज्म से एक अलग श्रेणी के रूप में देखा जाए, और वो इन्होंने कर लिया। कैसे कर लिया? सिंह सभा बनाई गई, इसके विरुद्ध में आई आपकी आर्य समाज और ब्रह्म समाज। ये दोनों जो समाज हैं, ये हिंदू सुधार आंदोलन के लिए एक आवश्यक संस्था थी। सिंह सभा कोशिश करती थी कि हमें, हमारे लिए, सिख के लिए एक अलग से कम्युनिटी बनाई जाए। हम हिंदुइज्म में नहीं, मतलब हम हिंदू में भी नहीं रहेंगे, हम इस्लाम में भी नहीं हैं, तो हम एक अलग तीसरी कम्युनिटी बनेंगे। सिंह सभा बनाई गई। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ आप और देखेंगे कि सिंह सभा, ये जो दलित है ना, ये इन लोगों ने एक बनाई अकाली दल। अकाली दल, या इसे आप अकाली आंदोलन का भी नाम दे सकते हैं। अगर आपने अकाली दल को अपने दिमाग में लाया है तो आप पाएंगे कि पंजाब में किसी भी चुनाव में, राज्य स्तरीय चुनाव में तो विशेष रूप से मुझे लगता है कि पंजाब में कोई भी जो चुनाव हैं वो बिना अकाली दल के समर्थन से सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कहीं न कहीं इनका जो पकड़ है बहुत मजबूत है पंजाब में, और अकाली दल के लिए से मैं बताऊं तो कोई भी जो पंजाब की राज्य सरकार है वो इनके समर्थन के बिना एक मजबूत स्थिति में नहीं होती है। ओके, तो मैं कह रहा था कि अकाली आंदोलन जो शुरू हुआ, इसके जो प्रभाव आए वो आए सिंह सभा, जो कि सिखों में उच्च जाति को प्रदर्शित कर रही होती थी, और ये जो अकाली हैं, जो मजहबी सिख, मैंने आपकी बात की यहाँ पे मजहबी सिख, इन दोनों में भी कॉन्ट्राडिक्शन था। देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे हिंदुइज्म में आपको ढेर सारी जाति व्यवस्था देखने को मिल जाएगी, इस्लाम में आपको 73 फिरके देखने को मिल जाएंगे, तो ये क्यों किसी से कम रहते? इन्होंने भी अपने लिए ऊंची और नीची जाति जैसे का निर्माण कर लिया। इनके आंदोलन का एक प्रभाव ये हुआ, किनके? अकाली आंदोलन के। इनके आंदोलन का जो प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि ये भ्रष्ट महंतों की बाहर करने को, गुरुद्वारों से इनको बाहर करने के लिए एक अच्छी कमेटी जो बनाई वो थी SGPC।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये जो संस्था है ये संस्था पंजाब में सभी गुरुद्वारों का नियंत्रण करती है आज के डेट में भी, और देश में जितने भी गुरुद्वारे हैं कहीं ना कहीं इनसे ही प्रेरणा पाकर उनकी प्रबंधन क्षमता को आगे बढ़ाते हैं। एक यहाँ तक आपको आ गई चीज़ें कि कैसे कैसे और क्या मुख्य वजह रही। मुख्य वजह यह रही कि गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंत हैं उन्हें बाहर करना है, और साथ ही भारत में हिंदुइज्म और इस्लाम से अपने आप को दूसरा एक वर्ग दिखाना है जो कि इन दोनों से भिन्न हो। वो कर लिया गया सिंह सभा के द्वारा, अकाली दल के द्वारा। ठीक है, एक दूसरी जो कम्युनिटी है ना, इसे मैं इसको जोड़ देना चाहता हूँ, पारसी सुधार आंदोलन में कुछ बहुत ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि पारसी सुधार आंदोलन में हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन, आपने नाम सुना होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हम बात कर रहे हैं पारसी सुधार की, दादा भाई नौरोजी और इनके साथी फरदून जी। इन लोगों ने पारसी सुधार आंदोलन के लिए बहुत काम करा। ओके, और इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था रहनुमाई मायजद सभा। कहीं कहीं आपको ये जो मायजद सभा है ना, इसको आपको मिलेगा माजिदम सभा, दोनों एक ही हैं, कुछ में अलग नहीं है, कुछ में भिन्न नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि इन सब के साथ साथ रहनुमाई मायजद सभा बनाई, और इसके माध्यम से लोगों ने अपने लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था का प्रचार शुरू किया। स्त्रियों के लिए भी, अपनी स्त्रियों के लिए, मैं सिखिज्म की बात मैं पारसिज्म की बात कर रहा हूँ, स्त्रियों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ अपने लोगों को उनका उत्थान कैसे हो पाए इसके बारे में बात करता था पारसी सुधार आंदोलन, जिसके प्रमुख प्रणेता हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इनके साथ साथ अगर दादा भाई नौरोजी और फरदून जी का एक समय अगर फिक्स कर दें, तो इनके बाद जो दो प्रमुख व्यक्ति हुए ना, उसमें दो व्यक्ति थे एसएस बेंगोली और एक व्यक्ति हुआ करते थे बीएम मालाबारी। यस, बीएम मालाबारी। इन दोनों की सहायता से भारत का एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ध्यान रखिएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया। मतलब ये है कि भारत में विवाह करने की जो आयु है वो निश्चित कराई गई इन दो व्यक्तियों के द्वारा, एक एक्ट के माध्यम से, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, यानी कि भारत में लड़कियों के विवाह की उम्र क्या होगी, लड़कों के विवाह का उम्र क्या होगा, न्यूनतम उम्र क्या होगी, इसके बारे में बात की गई, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया बंगाली और पीएम मालाबारी के नेतृत्व में। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी राजीव गांधी के समय में इसे 18 ईयर से 21 ईयर कर दिया गया पुरुषों के लिए, मतलब वयस्क बालकों के लिए। तो जो इसकी शुरुआत की गई वो एसएस बेंगाली और बीएम मालाबारी की तरह से की गई। कुल मिला के बात इतनी सी है, सुधार आंदोलनों में सिख सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन, ये यहाँ पे आपको पूरे मिल गए। इनसे अतिरिक्त आपको जानने की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो आप कोई बुक रेफर कर सकते हैं, हालांकि एग्जाम के क्वेश्चन आपको इनके माध्यम से अवश्य मिल जाने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।